पेज नंबर 182, एग्जांपल नंबर 4। देखिए, अब इसमें बहुत ज्यादा वैसे क्वेश्चंस नहीं है, जैसा कि आप 10th में कर चुके हो ना, तो थोड़ा सा आप समझिएगा, थोड़ा सा स्टैंडर्ड 10th से ऊपर का हो जाएगा। तो इसमें है इन एन एपी इफ mth term is m and nth term is m where m is not equal to n find the pth term। ठीक है, देखिएगा, in an AP if mth term is m given mth term किसके इक्वल है, n के इक्वल है, mth term is equal to m, तो mth term n के इक्वल है। अच्छा, mth term क्या होगी, a plus m minus 1 into d, a plus m minus 1 into d is equal to n, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो गिवन, ये भी दे रखा है कि nth टर्म इज इक्वल टू m, जो nth टर्म है वो m के इक्वल है, ये दे रखा है। तो nth टर्म को क्या बोलेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये m के इक्वल हो गया, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि जब हमको बस ये सिर्फ दो ही चीज दे रखी है, ये बोल रहे हैं कि आप pth टर्म निकालिए। तो pth टर्म किस तरह से निकाली जाएगी वो देखिएगा। जब मुझे ये दो टर्म्स देनी है, mth टर्म इज इक्वल टू n एंड nth टर्म इज इक्वल टू m, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2, तो आप ये समझिएगा mth टर्म इज इक्वल टू n, तो m और n ये दोनों मेरे लिए कांस्टेंट है। nth टर्म इज इक्वल टू m, n m ये दोनों कांस्टेंट है। मुझे तो एपी में बस दो टर्म पता चल जाए, a और d, तो मैं बता सकता हूँ कि हमारा एपी क्या होगा। ठीक है, तो हम ये कहेंगे यहाँ पर subtract equation 2 from इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को आप इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू n। ऐसे इक्वेशन 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू m। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली जो इक्वेशन होती है ना, जिसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है, वी आर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो ये माइनस हो गया, ये नीचे वाला माइनस, ये नीचे वाला माइनस, तो a माइनस a ये कैंसिल आउट हो गया। ये है m माइनस 1 इंटू डी, वो भी प्लस का, m माइनस 1 इंटू डी, ये तो प्लस का, माइनस m माइनस 1 इंटू डी, माइनस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू n माइनस m इज इक्वल टू n माइनस m, ये हो गया। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए इधर भी d है और इधर वाले ब्रैकेट के बाहर भी d है, यानी कि d कॉमन ले सकता हूं मैं, तो मैं d कॉमन ले रहा हूं, m माइनस 1 मैंने d ले लिया कॉमन, तो यहाँ बचेगा m माइनस 1, यहाँ हो जाएगा माइनस n और माइनस माइनस प्लस 1, माइनस n और माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू n माइनस m। ठीक है, बताइए जी, यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये माइनस 1 है और ये प्लस 1 है, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा m माइनस n। इसमें क्या करिए, v मल्टीप्लाइड बाई m माइनस m, और फिर इज इक्वल टू क्या है, m माइनस n, यहाँ से आप माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, माइनस साइन या माइनस 1 ले लो कॉमन, तो ये क्या बचा m माइनस n। मैंने n माइनस m में से माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो ये इसका साइन बदल जाएंगे, ये हो जाएगा m माइनस n। तो m माइनस n में से m माइनस n कैंसिल आउट हो गया, तो जो हमारा कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गई बेटा माइनस 1। ठीक, अब आपका जिस इक्वेशन में मन करे उस इक्वेशन में डी की वैल्यू डाल दीजिए, चाहे 1 में चाहे 2 में। अब हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट d is equal to -1 in इक्वेशन 1। d की वैल्यू जो -1 है, ये आप इक्वेशन 1 में डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा a प्लस m माइनस 1
मल्टीप्लाइड बाई डी, डी की वैल्यू क्या आई है -1, -1 इज इक्वल टू एन, ये मल्टीप्लाई होगा तो -1 इंटू एम क्या हो गया -m, -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा +1 इज इक्वल टू n। इसको उधर ले जाइए सारे टर्म्स को, तो a क्या हो जाएगा, ये -m है, इधर जाएगा +m हो जाएगा, +m प्लस n पहले से ही था, m प्लस n -1, ये मेरा हो गया बेटा फर्स्ट टर्म, ठीक। तो मेरे पास फर्स्ट टर्म आ गई। आप सोचें कि m और n कोई वेरिएबल है, याद रखिएगा यहाँ पर m और n हमारे पास कांस्टेंट है, तो समझ लीजिए प्रॉपर वैल्यू आ गई मेरे पास। तो a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई। अब ये क्या पूछ रहे हैं कि आपको इसमें pth टर्म बताना है, देयरफॉर pth टर्म क्या बोलेंगे हम इसको, a p। भाई mth टर्म क्या होता है am, तो pth टर्म क्या हो जाएगा a p। तो nth टर्म होता है a प्लस m माइनस वन इंटू डी, तो pth टर्म हो जाएगा a प्लस p माइनस वन इंटू डी। अब a की वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पर m प्लस n माइनस वन प्लस p माइनस वन इंटू डी, डी कितना है -1, तो m प्लस n -1 इंटू p माइनस p -1 इंटू -1 +1 से -1 कैंसिल आउट, हमारी pf टर्म आ गई m प्लस n माइनस p। बताइए समझ में आ गया? यस सर। अस्मी क्लियर है? अस्मी क्लियर है? एकांश? यस सर आ गया। ठीक है, अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 4 था ये, नेक्स्ट देखेंगे एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल 5 इसमें है इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज np प्लस 1/2 n into n minus 1 into q, if the sum of n terms of an AP given sum of n terms is equal to, अच्छा sum of n terms को क्या बोलते हैं हम Sn, तो given sum of n terms is equal to यानी कि Sn is equal to 1/sorry np n capital P plus half n into n minus 1 कैपिटल P। तो सम ऑफ n टर्म्स Sn ये दे रखा है मेरे को भैया, P एंड Q, कैपिटल P एंड कैपिटल Q आर कांस्टेंट्स, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। वो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो कॉमन डिफरेंस निकालना, देखिए ये वही वाला फंडा है जैसे हम ये कहते थे, मैं अलग से बता रहा हूँ इसको, ये तो सम ऑफ n टर्म्स यहाँ पर दे दिया, अलग से आप देखिएगा इफ देयर इज एन AP, if there is an AP 2 5 8 11 14 17, मान लीजिए ये AP दे रखा है, तो इसमें हमारी फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म में 2 और कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 3। देखिए सब में 3 ऐड होता जा रहा है, 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14, 14 + 3 17, और मेरी पहली टर्म है 2, फर्स्ट टर्म यानी कि a इज इक्वल टू 2 एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 3, ये दे रखा है। अब मैं इसमें क्या करूंगा कि जब ये दो चीजें मुझे इसमें दे रखी हैं, तो मैं इसमें अगर मान लीजिए निकालता हूँ S1, तो S1 का मतलब क्या हो गया, सम ऑफ वन टर्म, सम ऑफ वन टर्म। अभी एक टर्म है तो एक टर्म को किसमें ऐड करोगे, एक टर्म को किसमें ऐड करोगे, सम ऑफ वन टर्म का मतलब भी कुछ होता है, कुछ नहीं, सम ऑफ वन टर्म का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, पहली टर्म ही होती है वो। तो S1 हो गया सम ऑफ वन टर्म, यानी कि ये हमारा 2 ही हो गया। फिर देखिएगा सम ऑफ टू टर्म्स, सम ऑफ टू टर्म्स क्या है 2 + 5, 2 + 5 क्या हो गया 7, ठीक है। सम ऑफ टू टर्म्स मेरे पास आ गया 2 + 5 यानी कि 7 आ गया। अब इसमें मैं क्या करूंगा कि अगर मान लीजिए मैं S2 - S1 कर देता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा
7 minus 2 which is equal to 5. 7 minus 2 which is equal to 5. 5 क्या हो गया मेरे पास? 5 मेरे पास हो गया बेटा सेकंड टर्म। 5 मेरे पास हो गया सेकंड टर्म। ठीक, तो इससे मैं ये देख लूंगा कि मेरे पास सेकंड टर्म आ गया। ठीक है, फर्स्ट टर्म मैं जानता ही हूँ। फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म तो यही है, जो S1 है ना, यही मेरे पास फर्स्ट टर्म है। इसी को मैं फर्स्ट टर्म बोलूंगा। S1 का मतलब क्या होता है? सम ऑफ वन टर्म्स। ठीक, आप सम ऑफ वन टर्म्स में इसको किसमें ऐड करेंगे? भाई एक ही टर्म है, उसको किसमें ऐड करेंगे? किसी में भी नहीं। तो इसका मतलब जो S1 है वही हमारा फर्स्ट टर्म होता है। और ये सेकंड टर्म आ गया S2 माइनस S1 करके। तो जब मेरे पास सेकंड टर्म आ गया और मेरे पास फर्स्ट टर्म है ही, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करूंगा तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। बताइए सब बच्चों को क्लियर है ये चीज? यस सर। Yes. प्रियांशु, प्रतिम, क्लियर है दोनों को? यस Yes, सर। sir. ठीक है, सर मैंने सेट्स का होमवर्क भेज दिया था, परम्यूटेशन और इसका कल तक भेज दूंगा। अच्छा बहुत बढ़िया। वो मैंने देख लिया था, सेट्स का तुमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। हाँ सर, क्योंकि आज पेपर था ना। चलिए ठीक है, अच्छा है। ठीक है जी, देखिए अब ये सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है, तो मैं इसमें ये समझ गया हूँ कि अगर मेरे पास Sn दे रखा है और मैं सम ऑफ वन टर्म्स निकालूं तो वो मेरे पास फर्स्ट टर्म ही आ जाता है। तो हम क्या करेंगे? S1 आ जाएगा, n की जगह 1 डाल दीजिए, बस 1 इंटू पी प्लस 1/2। 1/2 के बाद n की जगह 1 डाल दीजिए, 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू क्यू। 1 माइनस 1 मतलब 0, 0 इंटू एनीथिंग, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो S1 इज इक्वल टू p प्लस 0, यानी कि S1 इज इक्वल टू p विच इज A1 और A1 बोलो या सिंपली A बोल दीजिए। तो ये हो गया सम ऑफ वन टर्म। उसके बाद देखिएगा सम ऑफ टू टर्म्स। सम ऑफ टू टर्म्स मतलब ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है Sn का, इसमें n की जगह 2 डाल दीजिए, तो 2 इंटू p प्लस 1/2, n की जगह 2, n की जगह 2 यानी कि 2 माइनस 1 क्यू। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो S2 हो गया 2p प्लस 2 माइनस 1 हो गया 1, 2p प्लस q। ठीक, तो ये S2 हो गया। अब A2 क्या हो जाएगा? S2 माइनस S1। ठीक है, ये हम 10th क्लास में भी कर चुके हैं कि अगर मैं S2 माइनस S1 करूंगा तो A2 आ जाएगा, S3 माइनस S2 करूंगा तो A3 आ जाएगा, S4 माइनस S3 करूंगा तो मेरे पास A4 आ जाएगा। तो ये मेरे पास A2 आ जाएगा S2 माइनस S1 करके। S2 माइनस S1 क्या बचा? S2 है 2p प्लस q माइनस S1। S1 क्या है? S1 है p, तो 2p माइनस p कितना हो गया? कैपिटल P। तो p प्लस q, तो A2 तो आ गया p प्लस q और A1 आया था p। इसको बोल दीजिए सिंस A1 इज इक्वल टू p। सर तो कॉमन डिफरेंस क्यों हुआ ना? बिल्कुल सही। तो A2 क्या? A2 इज इक्वल टू p प्लस q। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कॉमन डिफरेंस आ जाता है। तो हम कहेंगे कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू A2 माइनस A1, मतलब p प्लस q माइनस p। p से p कैंसिल हो गया, तो कॉमन डिफरेंस आ गया q। बताइए सभी बच्चों को क्लियर है? ऐश्वर्या, अनुवा, Yes, sir. Clear है. ठीक है जी। एग्जांपल नंबर 6 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 6 में है the sum of n terms of two arithmetic progressions are in the ratio 3n plus 8 is to 7n plus 15. तो sum of n terms of two arithmetic progressions, two arithmetic progressions का मतलब क्या है कि AP मेरे पास एक नहीं है, दो अलग अलग AP हैं। ठीक है, तो उनके जो सम है, दोनों अलग अलग APs के जो सम है, उनका रेशियो दे रखा है क्या? 3n plus 8 इज टू 7n plus 15, ये दे रखा है। अब देखिएगा क्या करना पड़ेगा इसको मुझे।
चलिए, तो एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल 6 में भी दिया है द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, तो हम कहेंगे लेट the first AP let the first AP be A plus D A plus 2D and डॉट 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 ऐसे कर दिया है। भाई हमने कहा कि AP क्या होता है, AP होता है कि फर्स्ट टर्म होती है A, सेकंड टर्म A plus D, थर्ड टर्म A plus 2D and like this, ठीक। तो let the first AP be like this and the सेकंड AP B, जो सेकंड AP है उसमें आप क्या करिए, फर्स्ट टर्म को बोल दीजिए A डैश, सेकंड टर्म को बोल दीजिए सेकंड टर्म को बोल दीजिए A डैश प्लस D डैश, फिर थर्ड टर्म को बोल दीजिए A डैश प्लस 2D डैश। मतलब साफ है कि मैंने फर्स्ट एपी की, जो पहला एपी है उसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को माना है स्मॉल ए और स्मॉल डी, जो सेकंड एपी है उसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को माना है ए डैश एंड डी डैश, ताकि किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो फर्स्ट में मैं लूंगा ए और डी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, सेकंड एपी में मैं फर्स्ट टर्म लूंगा ए डैश और सेकंड कॉमन डिफरेंस को मैं लूंगा डी डैश। तो क्या गिवन है इसमें, सम of n terms of first AP upon sum of n terms of second AP, फर्स्ट AP की सम n टर्म्स का सम अपॉन सेकंड AP की भी n टर्म्स का सम इज इक्वल टू, क्या गिवन है रेशियो, 3n plus 8 upon 7n plus 15, 3n plus 8 upon 7n plus 15, ये गिवन है मुझे। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी, फर्स्ट एपी तो नॉर्मल है, हमने ए और डी लिया है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, तो सम ऑफ n टर्म्स क्या हो जाएगा, n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बताइए ये क्लियर है दृष्टि? Yes, sir. अच्छा, इसके बाद मैं कहूँगा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सेकंड एपी, तो सेकंड एपी के भी तो n टर्म्स हैं, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे n अपॉन 2, और जैसे ऊपर फर्स्ट एपी में था a, तो यहाँ आएगा a डैश टू a डैश, n नंबर ऑफ टर्म्स सेम है, n टर्म्स दोनों में n टर्म्स हैं, और कॉमन डिफरेंस यहाँ हो जाएगा d डैश इज इक्वल टू 3n plus 8 अपॉन 7n plus 15। अभी n by 2 से n by 2 हमने काट दिया, फिर क्या कर सकते हैं हम, ये जो न्यूमरेटर है ये जो न्यूमरेटर है, इस न्यूमरेटर में से 2 कॉमन निकाल दीजिए, और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ ये आप 1 मिनट में समझ जाएंगे। अभी मैंने न्यूमरेटर में से 2 कॉमन निकाल दिया, तो 2 कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है, कोई भी टर्म अगर मैं किसी बड़े 3 4 5 6 या 10 टर्म्स दे रखे हैं और लगातार वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं, उसमें से कॉमन निकालने का मतलब क्या है कि हर एक टर्म को हम उस टर्म से डिवाइड करते हैं। किससे? जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से 2a कॉमन निकाल रहा हूँ, सॉरी 2 कॉमन निकाल रहा हूँ, और 2 कॉमन निकालने का मतलब क्या है कि मैं 2a को भी 2 से डिवाइड करूंगा, n माइनस 1 इंटू डी, ये मेरा दूसरा टर्म है, इसको भी मैं 2 से डिवाइड करूंगा। मैंने 2 ले लिया कॉमन, तो न्यूमरेटर में मेरे पास बचेगा बेटा a प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी। इसी तरह से मैंने डिनोमिनेटर में भी 2 कॉमन निकाल लिया, तो डिनोमिनेटर में मेरे पास बचेगा a डैश प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी डैश, ठीक है, इज इक्वल टू 3n plus 8
अपॉन 7n प्लस 15। बताइए जी, ये समझ में आ गया आपको? Yes, sir. ठीक है, प्रियांशी क्लियर है? 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया ऊपर और नीचे। अब ध्यान देना है कि क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया था, इन्होंने हमसे पूछा है कि find the ratio of their 12th terms, find the ratio of their 12th terms। तो दो अलग अलग एपी हैं, उनकी 12th टर्म्स का रेशियो बताना है। तो 12th टर्म क्या हो जाएगी? a प्लस 11d। ये बताइए, ये समझते हैं कि नहीं? 12th टर्म क्या हो जाएगी? a प्लस 11d। जैसे हमारी 10th टर्म होती है a प्लस 9d, 9th टर्म क्या होगी? a प्लस 8d। एक वैल्यू कम हो जाती है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो वही देखिएगा कि a 12th टर्म्स का रेशियो बताना है। तो ये a दे रखा है, अगर ये n माइनस 1/2 की जगह 11 हो जाए तो a प्लस 11d, यानी कि 12th टर्म पहले एपी की, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? a डैश प्लस 11d डैश, ये हो जाएगा 12th टर्म दूसरे एपी की, इनका रेशियो बन जाएगा हमारे पास। बताइए, समझ गए? Yes, sir. if n minus 1 upon 2 is equal to 11, n minus 1 upon 2 अगर 11 हो गया, it implies that n minus 1 is equal to 2 into 11, 22। बेटा n की वैल्यू हो गई 23, ठीक है? n की वैल्यू 23 हो गई। आप क्या करिए, यहां पर डाल दीजिए n minus 1 upon 2 की जगह लिखिएगा 11। तो a प्लस 11d अपॉन a डैश प्लस 11d डैश इज इक्वल टू, n की जगह क्या आया? जब n माइनस 1 अपॉन 2 को 11 रखा तो n की जगह आ गया 23। तो देखिए ये हो गया 3 into 23 एक्सक्यूज मी सर। प्लस 8। हाँ जी बताओ। सर वो स्टार्ट जो ऊपर में आपने किया है, इफ n माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 11, वो समझ नहीं आया। हाँ वो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। हमसे इन्होंने पूछा है कि ये जो दो एपीज हैं, इन दो एपीज के 12th टर्म्स का रेशियो बता दो। ठीक है, तो 12th टर्म अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरा पहला एपी है a प्लस डी, a प्लस 2d, तो ये देखिए a तो हो गई फर्स्ट टर्म, a प्लस 2d हो गई सेकंड टर्म, a प्लस डी हो गई सेकंड टर्म, a प्लस 2d हो गई थर्ड टर्म। तो इसी तरह से अगर पहले एपी की 12th टर्म आपसे पूछी जाए तो वो क्या होगी? a a प्लस plus 11d। 11d, a प्लस 11d। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है a प्लस n माइनस 1/2 इंटू डी। तो इसका मतलब n माइनस 1/2 अगर 11 हो जाए तो मेरे पास ऊपर आ जाएंगे 12th टर्म। सिमिलरली a डैश प्लस n माइनस 1/2 अगर 11 हो जाए तो a डैश प्लस 11d डैश, ये मेरे पास दूसरे एपी की 12th टर्म आ जाएगी, और दोनों का रेशियो वही तो चाहिए था हमको। ठीक है, यस सर, यस सर। तो मैंने क्या करा, मैंने n माइनस 1/2 की जगह 11 डाल दिया। ठीक है, और जब n माइनस 1/2 की जगह 11 डालूंगा तो उससे n की कुछ वैल्यू आएगी, n की वैल्यू आ गई 23। तो पूरे एक्सप्रेशन में हम n की वैल्यू 23 लेंगे। यहाँ पर भी देखो ना, n की वैल्यू 23 का मतलब क्या हो गया? 23 माइनस 1/2 यानी कि 11 हो गया। ठीक, तो n की वैल्यू हमने 23 लेगी, ये हो गया 7 इंटू 23 प्लस 50। a प्लस 11d, इसको मैं बोलूंगा 12th term of first AP, 12th term of first AP on A dash plus 11D dash को मैं बोलूंगा 12th term of second AP। ठीक है, is equal to 3 into 23, 3 3 is 9, 3 2 is 6, 69 plus 8 कितना हो गया? 77। हाँ ठीक है, फिर 7 into 23 ये कितना हो जाएगा? 7 3 is 161 कितना? 161 plus 15 161 plus 15 sir, plus 15 प्लस 50 तो कितना हो गया? 176। बताइए जी, सभी बच्चों को क्लियर है?
इसका रेशियो आ गया यस सर 77/176 और ये डिवाइड हो रहा है 11 से। 11 7 जा 77 और 11 1 जा 11 6 तो 7/16 आ गया रेशियो। समझ गए सभी बच्चे? Yes, sir. ठीक है जी। अब इसके बाद देखिएगा एग्जांपल नंबर 7। आदित्य क्लियर है? यस सर समक्ष? यस सर ठीक है बेटा, चल रहा हूँ फिर आगे चलता हूँ। एग्जांपल देखिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल 7 में है द इनकम ऑफ अ पर्सन इज ₹3 lakh in the first year and he receives an increase of ₹10,000 to his income per year for the next 19 years. Find the total amount he received in 20 years. ठीक है, इन्होंने बोला था इनकम ऑफ अ पर्सन इज ₹3 lakh in the first year। कोई एक आदमी है, उसने क्या करा पहले साल, मतलब उसने पहले साल 3 लाख रुपए कमाए। फिर अगले साल उसने क्या करा, उसको इंक्रीमेंट मिल गया 10,000 रुपए का, मतलब अगले साल उसने 3,10,000 रुपए कमाए। उसके अगले साल फिर 10,000 का इंक्रीमेंट हुआ तो 3,20,000 रुपए कमाए। तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि हर साल 10-10 हजार रुपए का इंक्रीमेंट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कॉमन डिफरेंस। कि ये एक एपी बन गया। ठीक, अब ये बोल रहे हैं कि and he receives an increase of ₹10,000 to his income per year for the next 19 years. Find the total amount he received in 20 years. ठीक है, तो सीधा सीधा है, इसमें वो ये कह रहे हैं क्लियर, यहाँ पर हम लिखेंगे क्लियरली the income of that person is forming an AP where first term is equal to income in first year। फर्स्ट टर्म क्या हो गया कि उसकी पहले साल में इनकम कितनी है, वो हो गई फर्स्ट टर्म। तो पहले साल में इनकम थी 3 लाख रुपीज, 3 लाख रुपीज। ठीक, उसके बाद सेकंड टर्म ये हो गई इनकम इन सेकंड ईयर। तो सेकंड टर्म है इनकम इन सेकंड ईयर। इसमें क्या हुआ, 10,000 रुपए बढ़ गए, 3,10,000 एंड सो ऑन। तो वो बोल रहे हैं कि 20 साल में उसने टोटल कितना कमाया। तो हम ये कहेंगे A is equal to 3 lakh, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 10,000। 20 साल में टोटल कितना कमाया, तो सम ऑफ 20 टर्म्स प्लस 20 इज इक्वल टू हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n कितना है 20, 20/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 lakh प्लस 20 minus 1 multiplied by 10,000। ये हो गया 10 और ये हो गया हमारे पास 6 लाख। 20 minus 1 हो गया 19 इंटू 10,000। तो 19 के आगे 4 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 4 4 जीरो ये हो गए, 4 जीरो ये हो गए। 10 मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 4 फिर 9 प्लस 0 9 ये हो गया और 1 प्लस 6 ये हो गया 7। एक जीरो और आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 79 lakhs।
बताइए जी, क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये टोटल अमाउंट उसने 20 साल में उसने इतना कमाया। ठीक है, अब इसके बाद में अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या होता है? अरिथमेटिक मीन में arithmetic mean between two numbers is given as arithmetic mean between two numbers a and b, is given as arithmetic mean को am लिख देते हैं, कैपिटल am। दोनों नंबर्स को ऐड करो और डिवाइड बाय 2 कर दो, तो ये हो गया दो नंबर्स के बीच का अरिथमेटिक मीन। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद अगर मान लीजिए हमसे ये कहा जाए, ये तो हो गया दो नंबर्स के बीच का अरिथमेटिक मीन। इसके बाद अगर हमसे ये बोला जाए कि हमारे पास दो नंबर्स हैं, उन दो नंबर के बीच में हमको 5 मीन्स इंसर्ट करने हैं, 5 मीन इंसर्ट करने हैं, तो वो कुछ इस तरीके का फॉर्मेट होना चाहिए। मैं इधर समझाता हूँ। ये एक अरिथमेटिक मीन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो नंबर के बीच में अगर एक अरिथमेटिक मीन डालना है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें तो सीधा सीधा ये है कि वो दोनों नंबर्स को ऐड करो और डिवाइड बाय 2 करो, तो वो तो एक अरिथमेटिक मीन हो गया। ठीक है, अब ये है सपोज we want to insert n, we want to insert n arithmetic means between two numbers a and b। अब मेरे को कोई ap नहीं दे रखा है, कोई ap नहीं है, और ap क्या होता है वो जरा मैं अभी मुझे पता भी नहीं है कि ap क्या होता है। आप बस ये समझिए कि मुझे दो नंबर हैं और उन दो नंबर्स के बीच में कोई भी दो नंबर दे रखे हैं, मान लीजिए मेरे को 2 दे रखा है और 20 दे रखा है, और वो बोलते हैं कि आपको इन दो नंबर्स के बीच में आपको n नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स, आपको 4 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं या 5 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं, तो हम ये कहेंगे suppose we want to insert n arithmetic means between two numbers a and b, then the resulting sequence will form an AP। जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा वो एक AP बनाएगा। ये ऐसा होगा कि पहला नंबर है A और आखिरी नंबर है B। A और B के बीच में मुझे n नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करने हैं, तो पहला मीन हो गया कैपिटल A1, दूसरा हो गया कैपिटल A2, तीसरा कैपिटल A3, और इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते nth मीन जो है वो हो गया कैपिटल AN, है ना। तो ये जो A1 से लेकर और जो AN तक है, इट विल फॉर्म एन AP, ये AP बन जाएगा। अच्छा, अब इसमें जब AP है, तो जब AP है तो मेरे पास फर्स्ट टर्म होना चाहिए, मेरे पास कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, तो देखिए वो कैसे बनेगा। where A will be the first term, ये तो हो जाएगा फर्स्ट टर्म, एंड कॉमन डिफरेंस का एक फॉर्मूला होता है यहाँ पर, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है b माइनस ए
b माइनस ए अपॉन n प्लस वन। कॉमन डिफरेंस होता है b माइनस ए अपॉन n प्लस वन। ठीक है, अब देखिएगा कि इसमें a1 a2 a3 इन सब की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो जगह बताता हूँ आपको। a1 की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल a प्लस b, a2 की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल a प्लस 2d, a3 की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल a प्लस 3d एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखिए ध्यान रखने वाली चीज क्या है कि जैसे हम nth टर्म निकालते थे ना, जिसको हम जनरल टर्म ऑफ एन एपी बोलते थे, तो वो जो nth टर्म होती थी उसमें अगर मान लीजिए मुझे सेकंड टर्म निकालना होता था, सेकंड टर्म, तो वो होता था a प्लस डी। लेकिन यहाँ पर a2 है, यानी कि सेकंड टर्म नहीं निकाल रहा हूँ मैं, सेकंड मीन निकाल रहा हूँ। तो वो जो सेकंड मीन है, यहाँ पर अगर 2 है तो यहाँ भी 2 आएगा। थर्ड मीन निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर 3 है तो यहाँ भी 3 आएगा। a3 इज इक्वल टू a प्लस 3d, a2 is equal to a plus 2d, और d क्या है यहाँ पर, d is equal to b minus a upon n plus 1। अभी इसका कोई क्वेश्चन करके देखते हैं तो चीज और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी, और फिर ये भी समझ में आ जाएगा कि हम इनको मीन क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, हमें ये मालूम है कि अगर कोई दो नंबर होते हैं, उन दो नंबर के बीच में हमको मीन निकालना है, तो हमें क्या करना है, उन दोनों नंबर्स को ऐड कर देना है और डिवाइड बाय 2 कर देना है। तो इसका मतलब अभी तक तो हमने स्टैट्स में भी पढ़ा था कि मीन क्या होता है, मीन तो एक ही वैल्यू होती है। ये क्या है कि आप 5 मीन पूछ रहे हो बीच में या 10 मीन पूछ रहे हो, तो ये क्या चीज है वो अभी बताता हूँ। और रिजल्टिंग सीक्वेंस एक एपी बनेगा, ये आपने बता दिया, हमने समझ लिया, इस चीज को आप प्रूव भी करके दिखाएं। तो ये चीज अभी प्रूव भी हो जाएगी, क्वेश्चन देखते हैं। अगर कोई भी दो नंबर दे रखे हैं तो आप बस ये समझ लीजिए उनके बीच में मैं कितने भी नंबर ऑफ मीन्स निकाल सकता हूँ, और वो जो मीन्स बनेंगे दे विल फॉर्म एन एपी, वो एक एपी बना देंगे। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर है एग्जांपल नंबर 8। ठीक है, पेज नंबर 184 पर एग्जांपल नंबर 8। पेज 184 एग्जांपल 8। इसमें देखिएगा क्या पूछा है। इसमें ये बोल रहे हैं insert 6 numbers between 3 and 24 such that the resulting sequence is an AP। जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बनेगा वो एक एपी बन जाए। इस तरह से आप 3 और 24 के बीच में 6 मीन्स इंसर्ट करिए, 6 नंबर्स इंसर्ट करिए। तो 6 नंबर अगर मुझे उसके बीच में इंसर्ट करने हैं तो वो 6 मीन्स मेरे को इंसर्ट करना है। तो मैं ये कहूंगा हियर we have to insert 6 arithmetic means between 3 and 24। ठीक है, तो अब ए जो हमारा फर्स्ट टर्म इन्होंने दे रखा है, जो दो टर्म्स है 3 और 24, तो ए कितना हो गया 3 एंड बी कितना हो गया 24। कॉमन डिफरेंस निकालिए, कॉमन डिफरेंस होता है b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। ये n क्या है कि मुझे कितने मीन इंसर्ट करने हैं, मैं 6 मीन इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो n की वैल्यू हो जाएगी 6। ठीक है, ये n की वैल्यू होगी 6, जितने मीन इंसर्ट करने हैं दैट विल बी द वैल्यू ऑफ n। तो ये हो गया 24 माइनस 3 अपॉन 6 प्लस 1। 24 माइनस 3 हो गया 21 अपॉन 7, 7 3 जा 21, तो कॉमन डिफरेंस आ गया 3। तो फर्स्ट मीन क्या हो जाएगा, फर्स्ट मीन हो जाएगा यानी कि a1 कैपिटल A1 ये हो जाएगा स्मॉल a प्लस डी, 3 प्लस 3, ये आ गया 6। ठीक है, ये तो फर्स्ट मीन आ गया। इसी तरह से सेकंड मीन, सेकंड मीन मतलब कैपिटल A2 ये हो जाएगा स्मॉल a प्लस 2 स्मॉल d। तो स्मॉल a कितना है 3, 2 इंटू स्मॉल d कितना है, ये भी 3, 2 3 जा 6 प्लस 3 9। a1 हो गया, a2 हो गया,
इसी तरह से A3 क्या हो जाएगा, A प्लस 3B, 3 प्लस 3 इंटू 3, 3 to the 9 plus 3, 12. A4, A plus 4D, तो 3 plus 4 into 3, 4 3 जा 12 plus 3, 15. ये A4 हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिएगा, ये A4 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए A5, स्मॉल a प्लस 5 स्मॉल d, स्मॉल a कितना है 3 प्लस 5 स्मॉल d कितना है 3, 5 3 जा 15 प्लस 3 18, ये 6, स्मॉल a प्लस 6 स्मॉल d, तो 3 प्लस 6 into 3, ये हो गया 21। Therefore, इसके बीच में मेरे को 6 नंबर इंसर्ट करने हैं, तो वो 6 नंबर क्या हो जाएंगे? Therefore, 6 numbers between 3 and 24 will form an AP as shown. ये एक AP बनाएंगे किस तरह से? पहला नंबर तो 3 हो गया, फिर देखिए पहला मीन क्या है 6, तो पहला लिखेंगे हम 6, फिर A2 9, यहाँ लिखिएगा 9, फिर A3 12, ये हो गया 12, A4 15, A5 18 और A6 21 और आखिरी नंबर था 24। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मैंने 6 नंबर इसके बीच में इंसर्ट कर दिए, और अब आप देख लीजिए ये एक AP बन गया है। पहली चीज तो ये प्रूव हो गई कि ये AP बन गया है। पहली चीज तो ये देखो, 3 plus 3 6 plus 3 9 plus 3 12 plus 3 15 plus 3 18 plus 3 21 plus 3 24, तो विद 3 कॉमन डिफरेंस ये एक AP बन गया। पूरा का पूरा जो सीक्वेंस बना ये एक AP बन गया। उसके अलावा देखिएगा कि आप इसको, उन्होंने तो 6 नंबर इंसर्ट करने के लिए बोले थे, लेकिन हम इसको 6 मींस क्यों कह रहे हैं? आप कोई भी 2 नंबर लीजिए, जैसे मान लीजिए ये 3 है और ये 9 है, ठीक है, तो 3 प्लस 9 अपॉन 2 करो, कितना हो गया 12 अपॉन 2 यानी कि 6। फिर आप ये लीजिए 6 और 12, तो 6 प्लस 12 अपॉन 2, 6 प्लस 12 कितना हो गया 18, 18 अपॉन 2 कितना हो गया 9, ये 9 आ गया। मतलब ये वाकई में इसका हर एक नंबर वो आगे और पीछे वाले नंबर का मीन ही है। तो इस वजह से हमने कहा कि ये सब सारे के सारे मीन्स हैं। जैसे मान लीजिए मैंने अभी कहा 9 और 15, 9 प्लस 15 कितना हो गया 24, 24 अपॉन 2 कितना हो गया 12, ठीक है, तो 12 प्लस 18 कितना हो गया 13, 13 अपॉन 2 कितना हो गया 15, 15 प्लस 21 कितना हो गया 36, 36 अपॉन 2 हो गया 18, ठीक है, 18 प्लस 24 कितना हो गया 42, 42 अपॉन 21 ये हो गया 42 अपॉन 2 हो गया 21। तो ये एक एपी तो बना ही है, लेकिन साथ में ये खास तरीके का एपी है, हर एक एपी में नहीं होता ये खास तरह का एपी है कि यहाँ पर हमारे कोई भी आप 2 नंबर लीजिए, ऑल्टरनेट 2 नंबर्स, ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव नहीं ऑल्टरनेट, उन 2 नंबर्स को ऐड करो डिवाइड बाय 2 करो, तो जो बीच वाला नंबर आएगा वो उसका मीन आ जाएगा। बताइए समझ में आ गया? सभी बच्चों को Yes, समझ sir. में आ गया कि इनको Yes, मीन्स sir. क्यों कहा जा रहा है? ठीक है, Yes, sir. यस सर। ठीक है। अब इसके बाद एक्सरसाइज 9.2 है। एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। 1 मिनट बाद पानी पी लो, बस 1 मिनट वेट करिए प्लीज। ओके सर।
देखिए एक्सरसाइज 9.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप खुद करिएगा, मैं छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000 व्हिच आर मल्टीपल्स ऑफ 5। ये भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000। तो पहली बात तो ये है कि 100 और 1000 के बीच में सारे नेचुरल नंबर ही होंगे, लेकिन इन्होंने बोला है विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5। तो बिटवीन 100 and 1000, तो 100 को नहीं लेंगे और 1000 को नहीं लेंगे क्योंकि बिटवीन बोला है उन्होंने। तो पहला नंबर हो जाएगा 105 विच इज अ मल्टीपल ऑफ 5, दूसरा हो जाएगा 110, तीसरा हो जाएगा 115 और लास्ट नंबर हो जाएगा 995। ठीक, तो आप निकाल सकते हैं। मुझे लगता है अगर फिर भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज पूछ लेना मेरे से। क्वेश्चन नंबर 3, इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2 and the sum of the first 5 terms is 1/4 of the next 5 terms. Show that 20th term is minus 112. Question number 3 मैं करा रहा हूँ। एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यार। नाइन पॉइंट टू का क्वेश्चन नंबर 3, इसमें in an AP the first term is 2 and the sum of first 5 terms is 1/4 of the next 5 terms। ठीक है, तो हम ये कहते हैं यहाँ पर पहले तो AP मान लीजिए कुछ। लेट द AP be A plus D, A plus 2D, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, A plus 3D, A plus 5D। ठीक है, ये पहली 5 टर्म्स हो गई। फिर अगली टर्म A plus 6D और इसी तरह से बढ़ते बढ़ते जो 10वीं टर्म होगी, 10th टर्म होगी, वो होगी बेटा A plus 9D। ठीक, तो इन एन AP the first term is 2 and the sum of first 5 terms given sum of first 5 terms यानी कि S5 is equal to is 1/4 of the next 5 terms। ठीक है, 1/4 of the next 5 terms यानी कि अगली 5 टर्म्स के सम का 1/4 है वो। तो is equal to 1/4 into sum of next 5 terms। ये कंडीशन दे रखी है। अब S5 क्या हो जाएगा, यहां से लेकर, ये मैंने सॉरी गलत लिख दिया, ये A plus 5D सर तो उसको S10 नहीं लेंगे ये A plus जो नेक्स्ट 5 टर्म्स है। हाँ, नेक्स्ट 5 टर्म्स जो है ना, नेक्स्ट 5 टर्म्स में क्या है कि मुझे पहला जो है इसमें तो हो गया सम ऑफ 5 टर्म्स, इसको तो S5 बोल दिया, ये तो हम बोलते हैं कि पहली टर्म से लेके 5वीं टर्म तक S5 हो गया। लेकिन सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स है, तो मुझे कहां से स्टार्ट करना है, मुझे 6th टर्म से 10th टर्म तक का सम चाहिए बस। अगर S10 बोल दूंगा तो S10 हो जाएगा फर्स्ट टर्म से लेकर और आखिरी टर्म तक का सम। फर्स्ट टर्म से लेकर 10th टर्म तक का सम हो जाएगा S10। मुझे लेना है सिर्फ नेक्स्ट 5 टर्म्स का, यानी कि A6 से लेकर A10 तक। भाई A6 ही तो है 6th टर्म, A plus 5D। ओके सर, ठीक है, तो A plus 5D, A plus 6D, ओके A सर। plus 7D वो करना है मेरे को। तो सम ऑफ 5 टर्म्स S5 ये हो जाएगा, मैं इधर लिख रहा हूँ A plus A plus D plus A plus 2D plus A plus 3D plus A plus 4D। ये तो हो गया सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, 1 2 3 4 5 प्लस 1/4 फिर सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। तो 6th टर्म क्या हो गया A plus 5D प्लस 7th टर्म हो जाएगा A plus 6D, 8th टर्म हो जाएगा A plus 7D, 9th टर्म हो जाएगा A plus 8D,
और 10th टर्म हो जाएगा a प्लस 9d। ठीक है, और ये हमसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए शो दैट 20th टर्म इज -1/2। तो यहाँ से, और इन्होंने फर्स्ट टर्म दे रखा है कि फर्स्ट टर्म क्या है वो 2 है, तो पहले इसको सॉल्व कर लो, फिर a की जगह 2 डाल देंगे और कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। तो देखिए a कितनी बार आ रहा है यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो 5a प्लस d प्लस 2d 3d, 3d प्लस 3d 6d, 6d प्लस 4d 10d, 5a प्लस 10d इज इक्वल टू 1/4 और इधर a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस a, 5 बार a आ रहा है यानी कि 5a प्लस 5d प्लस 6d 11d, 11d प्लस 7d 18d, 18d प्लस 8d 26d, 26d प्लस 9d 35d। ये हो गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस 4 को इधर ले आइए, तो 4 5 जा 20a प्लस 4 10 जा 40d इज इक्वल टू 1 इंटू 5a, कितना हो गया 5a प्लस 1 इंटू 35d हो गया 35d। फिर आप क्या करिए, d वाली टर्म को तो इधर ले आओ, 40d माइनस 35d इज इक्वल टू 5a माइनस 20a। ठीक है, 40 माइनस 35 कितना हो गया 5d, 5a माइनस 20 कितना हो गया माइनस 15a, तो 5 3 तो d इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस 3a। a की वैल्यू दे रखी है 2, तो माइनस 3 इंटू 2, d की वैल्यू हो गई माइनस 6। ठीक है, d की वैल्यू माइनस 6 आ गई। वो कह रहे हैं शो दैट 20th टर्म इज -1/2। तो अब मेरे पास a है और d है, मैं बड़े आराम से प्रूव कर सकता हूँ कि 20th टर्म क्या हो गया a20, यानी कि a प्लस 90d ये हो जाएगा 2 प्लस 19 इंटू -6, तो 19 इंटू -6, 19 6 -1/4, तो ये हो गया -1/2। बताइए सभी बच्चों को समझ में आ गया, सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है, उसके बाद Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 1 आप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 आप करेंगे, 3 हमने कर लिया है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी -6 -11/2 -5 आर नीडेड टू गिव द सम -25। तो एपी दे रखा है, मैं इसमें स्मॉल ए निकाल लूंगा, स्मॉल डी निकाल लूंगा, और सम दे रखा है सम ऑफ n टर्म्स मुझे दे रखा है -25 और n की वैल्यू पूछ रहे हैं हाउ मेनी टर्म्स। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 भी छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 आप करेंगे, 2 आप करेंगे, 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में है in an AP if the pth term is 1/q and the qth term is 1/p, prove that the sum of first pq terms is half pq plus 1। वो पूछ रहे हैं कि आपको सम ऑफ pq टर्म्स निकालना है। pq जैसे हम बोलते हैं ना कि सम ऑफ n टर्म्स, तो सम ऑफ n टर्म्स हो जाता है सम ऑफ n टर्म्स, इसको मैं बोल देता हूँ sm is equal to m/2 और ब्रैकेट में 2a plus m minus 1 into d। ठीक इसी तरह से वो पूछ रहे हैं सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म्स, तो अब एक तरह से आप ये समझ लीजिए जैसे pq एक नंबर है, तो सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म्स ये हो जाएगा spq is equal to pq upon 2 और ब्रैकेट में 2a plus n की जगह pq डालना है बस, pq minus 1 into d। मैं ये हिंट दे रहा हूँ, कर लेंगे आप लोग इसको, क्योंकि इसी के जैसा मैंने एक क्वेश्चन करा था। जैसे इसमें दे रखा है if pth term is 1/q and qth term is 1/p, तो हमने ऐसा ये क्वेश्चन करा था कि if mth term is n and nth term is m। ठीक, आप एक बार करके देखिएगा, इसको ट्राई करिएगा, मुझे लगता है कि हो जाएगा आप लोगों से। बताइए जी, छोड़ दूं, कर लेंगे?
Yes. क्वेश्चन को हर्ष। Yes, sir. यस सर। चलिए ठीक है। अब अगला क्वेश्चन एक बार देखते हैं। अगले में देखिएगा क्या है। If the sum of a question number 6, if the sum of a certain number of terms of the AP 25, 22, 29 is 116, AP दे रखा है, sum of n terms दे रखा है, तो ये पूछ रहे हैं find the last term, यानी कि हमको an निकालना है। an जो हमारी nth term है वही तो last term होगी। तो पहले sum of n terms दे रखा है, AP दे रखा है, तो AP दे रखा है का मतलब क्या है कि मेरे को फर्स्ट टर्म है a मेरे पास है, मेरे पास d है और सम ऑफ n टर्म्स यानी कि sm दे रखा है। तो मैं sm का फॉर्मूला लगाकर मैं n की वैल्यू निकाल लूंगा। n की वैल्यू निकालने के बाद मुझे बस nth टर्म निकालना है, ठीक। तो मैं इसलिए इसको भी छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 को भी छोड़ रहा हूँ। तो एक्सरसाइज 9.2 का आपको करना है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3 कर लिया आप लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, ठीक है। 4, 5 और 6 ये आपको करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द एपी whose kth term is 5k + 1। ये देख लीजिए, ये मैं करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में है फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द एपी whose kth term is 5k + 1। तो kth टर्म दे रखा है 5k + 1, ये वाला kth टर्म is equal to 5k + 1, ये दिया है मुझे। तो अब अगर मुझे kth टर्म दे रखा है तो इसका मतलब क्या गिवन है मुझे, इसका मतलब ये है कि यहाँ से उन्होंने पूछा है फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द एपी, kth टर्म है 5k + 1, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, अगर kth टर्म 5k + 1 है तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, k की जगह 1 डाल दीजिए भाई। kth टर्म का मतलब क्या हो गया, k is equal to 5k + 1, ठीक है। k is equal to 5k + 1, भाई हम nth टर्म को क्या बोलते हैं, an। वहां पर अगर मुझे फर्स्ट टर्म निकालना होता है तो मैं n की जगह 1 डाल देता हूँ। ऐसे kth टर्म है तो kth टर्म का मतलब क्या है, ak। यहाँ अगर मुझे फर्स्ट टर्म निकालना है तो n की जगह 1, सेकंड टर्म निकालना है तो n की जगह 2, थर्ड टर्म निकालना है तो n की जगह 3। तो यहाँ n ना देकर बस k दे रखा है, तो वो k को देखकर कई बार आप बिना मतलब कंफ्यूज ना होइए। ये kth टर्म है तो ak is equal to b1 है मेरे को। तो यहाँ पर मेरा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म के लिए हम कहेंगे k is equal to 1, तो आप k की जगह 1 डाल दीजिए। मतलब a1 is equal to 5 into 1 plus 1, यानी कि 6। ऐसे ही सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, a is equal to a2 is equal to 5 into 2 plus 1, ये हो गया 11। ऐसे ही थर्ड टर्म 1624। हाँ, a is equal to 3, तो ये 3 कितना हो गया, 5 into 3 plus 1, 5 3 15 plus 1 16। तो ये इस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि ये एक एपी बन रहा है ना। और इन्होंने क्या पूछा, इन्होंने पूछा है हमसे कि आप इसमें बताइए फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द एपी। तो हियर फर्स्ट टर्म आपकी a क्या होगी 6 एंड कॉमन डिफरेंस 11 - 6 मतलब कॉमन डिफरेंस हो गया 5, ठीक। वो पूछ रहे हैं सम टू n टर्म्स, तो यानी कि sn पूछ रहे हैं।
n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n को n ही रहने देंगे क्योंकि वो सम टू n टर्म्स ही पूछ रहे हैं, इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो n की टर्म्स में ही आएगा। तो n/2 2a मतलब 2 इंटू 6 प्लस n-1 और d कितना है 5 n/2 2 6 12 प्लस 5n माइनस 5 12 माइनस 5 कितना हो गया 10 का 7। तो n इंटू 5n प्लस 7 अपॉन 2 ये आंसर है। बताइए सभी को क्लियर है, समझ गए? सभी को समझ में आ गया? Yes, ठीक है sir. चलिए हाँ चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हुआ। इसमें अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज pn plus qn square where p and q are constants find the common difference। हाँ जी बताइए। सर आदित्य, मुझे और शिवांश को सर एक्स्ट्रा क्लास के लिए पूछना था। अच्छा मैं अभी क्लास खत्म हो जाए मैं उसके बाद बात करता हूँ आपसे। ओके सर। हाँ इसमें है इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज pn plus qn square where p and q are constants find the common difference। ठीक है मुझे कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसमें सम ऑफ n टर्म्स मुझे दे रखा है यानी कि Sn दे रखा है। Sn गिवन है pn plus qn square तो मैं S1 निकाल लूंगा। S1 मेरे लिए क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म A1 फिर मैं n की जगह 2 रखकर S2 निकाल लूंगा। S2 मेरे लिए हो जाएगा सेकंड टर्म सॉरी S2 मेरे लिए S2 ही होगा। तो S2 माइनस S1 जब मैं निकालूंगा तो मेरे पास A2 आ जाएगा। हमने बिल्कुल ऐसा ही एग्जांपल में करा है क्वेश्चन। तो S2 माइनस S1 मेरे पास आ जाएगा सेकंड टर्म A2 फिर A2 में से मैं A1 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। बताइए अगर आप लोग कर पाएंगे तो मैं छोड़ दूं इसको क्वेश्चन नंबर 8 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है Sn। तो Sn दे रखा है Sn इज इक्वल टू Pn प्लस Qn स्क्वायर ये दे रखा है। अगर मान लीजिए S1 में निकालूंगा तो ये हो जाएगा P इंटू 1 प्लस Q इंटू 1 का स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा P प्लस Q। इसी तरह से S2 क्या हो जाएगा P इंटू 2 प्लस Q इंटू 2 का स्क्वायर तो ये क्या हो गया 2P प्लस 4Q। समझ रहे हैं? तो ये जो S1 है ये हमारे पास A1 हो गया और S2 माइनस S1 करेंगे तो वो हो जाएगा A2। तो A2 निकालो। A2 जब आ जाए तो A2 माइनस A1 कर देना कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। बताइए छोड़ दो इसको। Yes, sir. ठीक है क्वेश्चन नंबर Yes, 8 sir. आपको होमवर्क में करना है। बताइए किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है? नो सर। ठीक है जी क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा एग्जांपल में हमने करा था। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस मतलब दो अलग अलग एपी दे रखे हैं। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस आर इन द रेशियो ऑफ 5n plus 4 is to 9n plus 6 फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म्स। ठीक ये भी आप ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 भी आप ही करेंगे। Question number 10. If the sum of first p terms of an AP is equal to the sum of first q terms, ठीक है? Then find the sum of the first p plus q terms. आप ट्राई करिएगा हो सकता है ये क्वेश्चन हो जाए हो सकता है ना हो जाए बहुत अच्छी बात है। नहीं होगा किसी एक बच्चे ने भी अगर ये कह दिया कि हाँ नहीं हो पाया तो ये भी मैं आपको कराऊंगा होमवर्क में। तो ये टोटल आपका 1 2 3 नहीं है इसमें 4 5 6 7 नहीं है टोटल 8 क्वेश्चंस है होमवर्क में। ठीक है ये आप लोगों को करना है और जैसे आपने अभी होमवर्क अपना करके उसकी फोटो खींच के भेजिए। होमवर्क की फोटो खींचकर भेजिएगा रेगुलरली कोई भी बच्चा इसमें गलती ना करे। ठीक है इसमें अपनी रेगुलरिटी आप मिस मत कीजिएगा। ये आपको करना है आज बस इतना ही करेंगे। ठीक है चलिए जी।
Thank you, sir. sir. ओके Thank you, sir. ओके